हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो आई एम श्योर सब बच्चों का जेई एडवांस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत ही रिलैक्स वाली फीलिंग अंदर से आ रही है, आनी भी चाहिए। फाइनली जेई एडवांस खत्म हुआ है। बट बच्चे, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे यही कॉलेज मिलेगा, मेरी मनपसंद ब्रांच मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार जेई एडवांस का पेपर बहुत बढ़िया गया है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अच्छा गया पेपर। बट एट द सेम टाइम बच्चे, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, हर बच्चा जेई एडवांस में सिलेक्ट नहीं होगा, हर बच्चे को आईआईटी नहीं मिलता। बट जो भी बच्चा यहां तक पहुंचा, इसका मतलब आप इतने डिजर्विंग हो कि आप एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो। अगर आपका जेई एडवांस का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, एक बॉर्डर लाइन पर है, तो डेफिनेटली बच्चे अभी भी आपके पास चांस है कि आप एक ऐसे कॉलेज में जा सकते हो विच इज एज गुड एज आईआईटी। मतलब बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखेंगे जो नई आईआईटी में जाने की बजाय दे प्रेफर गोइंग टू बिट्स पिलानी अगर उनको कंप्यूटर साइंस मिल रही है। सो वी स्टिल हैव वन अदर ऑप्शन एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो अभी आपके पास है, विच इज बिटसैट का पेपर। आपको पता है बिटसैट 2 अटेम्प्ट्स में होता है। बिटसैट पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी हैव बिटसैट सेकंड पेपर जो कि जून एंड में होगा। तो अभी मोटा मोटा आपके पास पूरा 1 महीना है जब आप बिटसैट को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिटसैट 1 दिया था एंड डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन। हमारे खुद बहुत सारे बच्चों ने बिटसैट 1 का पेपर दिया था एंड मेरी बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग की पेपर किस तरीके से आया था। देखो, बिटसैट के क्वेश्चंस बाहर एज सच नहीं आते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमें बच्चों से मिलती है। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, एक जनरल रिव्यू हमें देखने को मिला, एक बात सुनने को मिली कि इस बार बिटसैट के पेपर में कुछ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी। ऐसा नहीं है कि बिटसैट का पेपर बिल्कुल डिफरेंट आया था, बट यस, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें इस बार देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ, मैथ्स जेई मेन से आसान था। इट वॉज नॉट कि जेई मेन में जितना टफ मैथ्स आजकल आने लगा है वैसा मैथ्स था, बट यस, इट वॉज द मेन गेम स्पीड। अगर आपने स्पीड ढंग से मेंटेन करी तो आप मैथ्स कर पा रहे थे, बट अगर आपने बहुत टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा दिया, यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम जब आप लास्ट में इंग्लिश और एलआर पर जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स एकदम सिंपल, मॉडरेट, इजी आया था। केमिस्ट्री की बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंस जो हमें देखने को मिला कि ऑर्गेनिक का वेटेज उतना ज्यादा नहीं था और कुछ ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आए थे जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे, थोड़े से डिफरेंट थे, जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इसके साथ साथ अगर मैं इंग्लिश और एलआर की बात करूं, बच्चे एलआर जनरली अगर आप बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, तो एलआर थोड़ी इजी होती है। बट इस बार जो बिटसैट का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें एलआर जो थी थोड़ी सी अच्छी लेवल पर आई थी। मगर इंग्लिश की बात करूं, जनरली बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं। दे आर लाइक एलआर हमसे हो जाएगा, बट हमें इंग्लिश से डर लगता है। इस बार थोड़ा सा ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिला। इंग्लिश ऑन द अदर हैंड इजी आई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, दे आर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश, बट स्टिल अगर आपने 12वीं तक की इंग्लिश और अगर आप डिसेंट है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश अच्छे से कर पाए थे। तो ये तो मोटा मोटा बिटसैट के पेपर का रिव्यू हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक पेपर की डिटेल बताऊं, तो मैं एक एक सब्जेक्ट की बताती हूँ। जैसे मैं मैथ्स की बात करती हूँ, मैथ्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो बच्चों ने फेस करी वॉज टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करना। पेपर डुएबल था, पेपर जेई मेन से भी हल्का था, बट इट्स ऑल अबाउट बच्चों के पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। देयर इज अनदर थिंग, आपको पता आपके जेई मेन से काफी सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए थे। केमिस्ट्री में तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, कि जो बच्चे डिलीटेड टॉपिक्स छोड़कर गए थे उनके साथ थोड़ी सी मतलब गलत चीज हो गई, थोड़ी सी दुर्घटना हुई थी और कैसे उसको बचा सकते हैं। बट इवन मैथ्स में भी देयर वर सर्टेन टॉपिक्स, जैसे आपका एलपीपी हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, लिमिट ऑफ सम हो गया, कुछ और डिलीटेड टॉपिक्स थे जहां से सवाल आए थे। कई बच्चे ये टॉपिक्स छोड़कर गए थे एंड देन क्वेश्चन इजी था, बट आप कर नहीं गए थे, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन बना नहीं। सो वन वेरी मेजर लर्निंग जो मुझे मैथ्स के सेक्शन से मिली वो मैं आपको बता रही हूं कि क्वेश्चंस डुएबल आएंगे, बट आप उनको तभी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम होगा। क्वेश्चंस ट्रिकी थे, क्वेश्चंस लेंदी थे, तो मतलब आपका टाइम रिक्वायर्ड था अगर आप मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये मैथ्स करें कैसे, टाइम बचाएं कैसे? आप टाइम बचा सकते थे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी अभी मैं फोकस करना चाहूंगी थोड़े से ऐसे टॉपिक्स पे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे। मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, विच वर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी।
अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं कर रखी, बच्चे मैंने इसी चैनल पर पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई है। बुनियाद सीरीज करके मैंने एक सीरीज ली थी जहां पर क्लास 11th क्लास 12th का एक एक चैप्टर की एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमने डिस्कस करी है। तो अगर आप चाहते हो ना कि मुझे केमिस्ट्री में मैम फोड़ देना है बिटसैट में, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में नहीं फोड़ोगे तो मैथ्स और एलआर के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि पेपर से पहले आप केमिस्ट्री फोड़कर, पेपर से पहले ही केमिस्ट्री इतनी तगड़ी कर लो जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं बात कर रही थी, जेई मेन में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए थे केमिस्ट्री से, बहुत सारे, मतलब मैं 8-9 टॉपिक्स तुम्हें गिनवा सकती हूँ जो जेई मेन में नहीं थे। अब जो बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़कर गए थे कि मेन वालों ने नहीं पूछे तो बिटसैट वाले भी नहीं पूछेंगे, जबकि बिटसैट के सिलेबस में इट वाज क्लियरली मेंशन्ड, सारे टॉपिक्स हमारे मेंशन्ड थे। बट जो भी बच्चे छोड़कर गए थे ना, उनके सवाल नहीं बने, जबकि जो सवाल आए थे वो बहुत आसान आए थे। सो द सेकंड लर्निंग विच आई विल टेल यू फ्रॉम केमिस्ट्री इज यू नीड टू फोकस ऑन डिलीटेड टॉपिक्स एज वेल। कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना। बच्चों को जनरली ऑर्गेनिक से डर लगता है, ऑर्गेनिक इस बार थोड़ी कम देखने को मिली, बट स्टिल जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे उसमें रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, इवन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डायरेक्ट सवाल आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है ना, मगर पढ़ा सब कुछ होना चाहिए, आपके लिए पेपर आसान था। एक ऐसा बच्चा जो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़कर गया था, चल ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, पेपर के टाइम पे उस बच्चे के पास चॉइस नहीं था, बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग टू डू द क्वेश्चंस, ही वाज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। सेम सिचुएशन बच्चे फिजिक्स के अंदर हुई। फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आए, जितने भी सवाल आए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद थे, मैं दोबारा बोल रही हूं, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद थे, जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद थे, उन बच्चों का फिजिक्स का पेपर अच्छा गया है। फिजिक्स में थोड़े से ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखने को मिले जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वंस अगेन फिजिक्स में भी कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। ऐसे चैप्टर्स जो जेईई मेन के लिए बहुत कम वेटेज वाले होते हैं, इवन उन चैप्टर से बिटसैट में सवाल आते हैं, पहले भी आए थे, इस बार भी आए हैं और अब आपके अटेम्प्ट में भी आएंगे। चलो, पीसीएम की मोटी मोटी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूं एलआर और इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, इंग्लिश ठीक आई थी, बहुत आसान भी नहीं थी बट बहुत टफ भी नहीं थी, डूएबल थी। बट जो सिचुएशन गड़बड़ाई बच्चों की, वो गड़बड़ाई थी एलआर से। एलआर मुश्किल नहीं थी, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल ठीक थे, आसान थे, प्रोवाइडेड दैट आपके पास टाइम बचा हो। तो मैक्सिमम बच्चों से यही बात सुनने को मिली कि मैम सवाल बन रहे थे बट हमारे पे टाइम की कमी हो गई, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। तो आई थिंक अब एक क्लियर आपको पिक्चर मिल गई है कि मैम मैं टारगेट कर रहा हूं कि मेरे 300 प्लस स्कोर आ जाए, मगर मेरे पास दिन बचे हैं 24। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट की लर्निंग्स है उससे हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली। अब अगर आप चाहते हो कि ये 24 दिन में मेरे 300 प्लस स्कोर बन जाए, मतलब आपको इन सारे पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, ये बात एक फैक्ट है। तो अब सवाल अराइज होता है कि मैम हम पढ़ें कैसे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया था उनका क्वेश्चन ये है कि नाउ मैम व्हाट टू डू कि हम इंप्रूव कर ले सेकंड अटेम्प्ट में। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया उनको तो अब डबल काम करना है, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उनको फिर भी एक आइडिया है कि किस तरीके के सवाल आए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपको थोड़ा सा और फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक चीज मैं बता देती हूँ, इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। जो भी बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है वो छंटे हुए बच्चे हैं, मैं आपको दोबारा बोल रही हूं, उन बच्चों का लेवल अच्छा है। तो जो कंपटीशन है इस एग्जाम का वो बहुत तगड़ा है। इफ यू आर थिंकिंग कि ठीक है यार मजे मजे में दे देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे स्कोर उतना अच्छा आएगा नहीं, स्कोर अच्छा आएगा नहीं। मैं पहले बोल रही हूँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। फिर वो जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर था कि 300 प्लस बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस चाहिए, कहीं ना कहीं वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुक्ति बात, दिन है मैम 24, टारगेट है 300 प्लस, क्या करूं कि मैं टारगेट अचीव कर लूं। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम मुझे सिर्फ थियोरी करनी है, क्योंकि थियोरी की प्रैक्टिस करूंगा तो सवाल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर ऑन द अदर हैंड आप सोचो कि मुझे सब थियोरी आती है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, आप फंसोगे। चाहे आप फिजिक्स उठा लो, चाहे आप केमिस्ट्री उठा लो, डायरेक्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। कहने का मतलब मुझे एक बैलेंस बना के चलना है, मुझे थियोरी भी बहुत अच्छे से करनी है एंड एट द सेम टाइम मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। बच्चे, ये एक प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है। ये जो प्लानर है ये अगले 24 दिन का प्लानर है।
इस प्लानर में क्या है, मतलब आप आराम से काम करना, मैं ये जो प्लानर है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको एक काम करना है, एक बार इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके अपने घर में चिपका लेना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो तुम्हारे पास 24 दिन है, जितना मैं काम तुम्हें कह रही हूँ ना, अगर तुमने इतना काम कर डाला, आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारा ड्रीम स्कोर तुम अचीव कर लोगे। अगर तुम सोचो मैं इससे ज्यादा कर लूंगा, तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू ऑन एन एवरेज ये जो प्लानर हमने डिजाइन किया है, जो प्लानर बनाया, इसमें इतना कुछ है कि अगर आपने ये पूरा ढंग से कर लिया, आपका ड्रीम स्कोर आप अचीव कर लेंगे। इससे ज्यादा करने जाओगे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे, इससे कम करने जाओगे फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो ड्रीम स्कोर था वो आप अचीव नहीं कर सकते। कमिंग टू द पॉइंट कि मैम प्लानर में है क्या, मुझे करना क्या है, आप क्लैरिटी दे दो कि दिस इज योर टास्क, हर रोज का मुझे इतना करना है, मैं कर दूंगा, इससे ज्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना। मैंने आपको बोला कि आपको थियोरी पढ़नी है, राइट? हर चैप्टर पढ़ना है, इवन डिलीटेड टॉपिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, सब कुछ पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं कि थियोरी पढ़ने बैठे तो 6 घंटे थियोरी में लगा दिए, नहीं। तो बच्चे इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपको हर रोज एक एक पूरा सेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डे 1 पे आपने अलजेब्रा करना है, डे 2 पे आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि क्लास 11th की कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स हैं, लगभग 3.5 घंटे का आपको एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छे से मतलब एक क्रिस्प थियोरी हमने डिस्कस कर रखी है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं या आगे चलकर बन सकते हैं, वो सारे थियोरी के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अब रिकॉर्डेड से फायदा ये होता है कि आप अपनी स्पीड पर देख सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिट साइड का फर्स्ट पेपर दिया, जिन्होंने ऑलरेडी इन लेक्चर्स को देख रखा है, तो उन बच्चों के लिए इजी हो जाता है कि आप भले 2x पे पढ़ो, दैट इज ओके। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक में टफ लगता है, इनऑर्गेनिक उनकी ईजी है। तो आप सब बच्चे अपनी स्पीड, अपनी पेस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे। तो आपके दिन के 3.5 घंटे तो लेक्चर देखने में गए। लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, अगर बना सकते हो शॉर्ट नोट्स गुड, नहीं बना सकते नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम से कम अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने थियोरी कर ली। इससे ज्यादा थियोरी करने का ना समय है ना ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये नहीं कि हमें ज्यादा करना है, जितना समय होगा उतना ही करोगे। चलो मैम थियोरी देख ली, काम हो गया, बट क्या थियोरी देखने से खाली थियोरी देखकर जाने से बिट साइड का पेपर अच्छा होता है? नहीं होता। मतलब इसके बाद आपको चाहिए रिगरस प्रैक्टिस। तो जब मैं बोल रही हूं ना रिगरस प्रैक्टिस, इसको मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में रखना चाहूंगी। रिगरस प्रैक्टिस मींस रिगरस प्रैक्टिस, मतलब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी किया, हाइड्रोकार्बन्स किया, नॉमेनक्लेचर किया, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेपर से पहले करोगे, पेपर के दिन वही सारी चीजें काम आती है। तो विद एवरी लेक्चर यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन नंबर ऑफ डीपीपीज, डिपेंडिंग अपॉन कि एक लेक्चर में हमने कितने सब टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, उसके हिसाब से आपको डीपीपी मिलेगी। 4 डीपीपी, 5 डीपीपी। अब हर डीपीपी में आपके 20 सवाल है, मतलब उस चैप्टर के जो बढ़िया से बढ़िया, मतलब जिस तरीके के सवाल, डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल बनाए जाते हैं, वो आपके पास डीपीपी में आ गए। अब आपका टारगेट क्लियर है कि मैं टाइमर चलाऊंगा, मेरे पास है 30 मिनट, हो सकता है शुरू में किसी को डीपीपी करने में 40-45 मिनट लगे, दैट इज ओके, क्योंकि इंप्रूवमेंट रातों रात इन अ फ्लिक ऑफ सेकेंड नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो शुरू में अगर 30 मिनट, 35-40 मिनट लग रहे हैं, दिस इज ओके। बट जैसे जैसे आप थियोरी में बढ़ते जाओगे आगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, टाइमर लगा के आपने डीपीपी सॉल्व करनी है। मतलब जिस दिन, जैसे डे 1 आपने, लेट्स से आज आप कोर्स परचेज करते हैं, कल से आपका डे 1 हुआ, आपका बस टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे डे 1 पे जितना कहा गया है उतना मुझे करना है, ना ज्यादा ना कम। लेट्स से आप डे 3 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा बैकलॉग हो गया, थोड़ा सा स्पीड अप करो, क्योंकि ये समझ खुद होनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो दोबारा कभी टाइम नहीं मिलेगा। तो डे 1 में आपने लेक्चर देख लिया, टिक कर दो। जितनी डीपीपी थी, सारे डीपीपी के क्वेश्चंस कर लिए, टिक कर दो, यू आर डन फॉर द डे। नाउ मूव ऑन टू डे 2। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले कह रही हूँ कि सिर्फ फिजिक्स कर लो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बन के नंबर नहीं आते। यू नीड टू बी गुड विद ऑल द 3 सब्जेक्ट्स।
तो हर रोज आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री इस तरीके से आपका चलेगा, जो भी सीक्वेंस आपको दिया जाएगा यू कैन डेफिनेटली फॉलो द सीक्वेंस। किसी का मन है कि नहीं मैम मुझे ना अलजेब्रा तो आता है, मैं पहले कुछ और करना चाहता हूँ, सारी वीडियोस आपको पहले ही मिल जाएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो, अपनी ईज के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो हमने पूरा का पूरा एक पूरा जो भी मैंने आपको प्लान दिया, आपने इस प्लान के अकॉर्डिंग आप ये 5th डे तक पहुंच गए। बिटसैट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो आप हर रोज सीख रहे हो, बट स्टिल मजा तब आता है जब आप उसी गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में आप इंग्लिश और एलआर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो। एम आई राइट? तो हम आपको जो लेक्चर्स देंगे वो पीसीएम के अकॉर्डिंग होंगे, बिकॉज वी आर एक्सपर्टीज इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली। बट फॉर एलआर एंड इंग्लिश आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके लिए जो हम आपको मॉक टेस्ट देंगे, उस मॉक टेस्ट में पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स हैं। सो यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एज वेल एज इंग्लिश। किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या पैटर्न होता है सवालों का, कितने टाइम फ्रेम में करना है, क्या मेरा पूरा पैटर्न रहेगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम लगाना है, वो सारी चीजें आप मॉक टेस्ट में सीखेंगे। तो मैं हर बच्चे को ये रिकमेंड करूंगी कि हर 5 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी है। मैंने कई बच्चों को देखा है, दे आर लाइक कि पहले तो हम पढ़ते जाएंगे, लास्ट में मॉक टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं करना। हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू इज योर स्ट्रैटेजी, जो आप खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जब आप हर बार एक एक मॉक टेस्ट देंगे। तो टारगेट क्लियर हो गया, जितना काम कहा जा रहा है उतना आपको काम करना है, ना इससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, ना इससे कम, क्योंकि उससे कम करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर योर टारगेट इज क्लियर कि मैम ये मेरा ड्रीम स्कोर है, मुझे इतना अचीव करना है, आपके सामने पूरा काम है, इसको करते जाओ। अब आपने हर 5वें दिन में एक मॉक टेस्ट दे दिया, धीमे 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 आपके 15 दिन 20 दिन सब बीत जाएंगे। लास्ट के दिनों में थोड़ा सा अब थियोरी हो चुकी है, नया नहीं करना होता, तो लास्ट के दिनों में आपको मॉक टेस्ट की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब कई बच्चों को लगता है मैम मॉक टेस्ट देने का मतलब बस पेपर दिया काम खत्म। मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो कि ये मेरा सेक्शन है जो खराब था, इन चीजों पे टाइम स्पेंड करो। बच्चे अब आपको इतनी समझ तो आ गई होगी, आप ऑलरेडी इतने एग्जाम्स दे चुके हो। आई थिंक इतनी समझ तो बच्चे को अंदर से आ चुकी है कि मुझे ना क्वांटिटी पे नहीं जाना, व्हाट आई नीड टू फोकस इज ऑन क्वालिटी। मुझे 1000 क्वेश्चन नहीं करने, आप भले 100 क्वेश्चन करो, मगर उनको ढंग से करो, अपने हाथ से करो, उसी चीज का फायदा है। आप दर दर भटकते फिरोगे, कभी एक बुक में से, कभी दूसरी बुक में से, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। एक चीज फिक्स कर लो कि दिस इज द टारगेट और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। वंस अगेन, कोई भी सोच रहा है कि मैम मैंने ये अगर बिटसैट बूस्टर का जो आपका कोर्स है मैंने ले लिया और रातों रात मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगी, मैं क्लियर कट बोलती हूँ रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं होती। हमारे पास कोई जादुई मशीन नहीं है कि ये लो, ये मतलब ये घोला और ये पी लो और सब हो जाएगा, नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट यस, इतनी प्रॉमिस, इतनी एश्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपने डे 1 से लास्ट डे तक जितना कहा जा रहा है विश्वास रख के अगर आपने उतना फॉलो कर लिया, टीचर पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, कंटेंट पे विश्वास रखो, अगर ये 3 चीजें मिल जाए और अगर तुम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं तो देखो बचपन से एक चीज मानती हूँ, अगर आप एक बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, cut it into small targets. You take care of small things and ये जो big thing है, they will ultimately fall in their place. ठीक है? सो आई एम श्योर ये जो पूरा का पूरा प्लानर था कि अगले 24 दिन मुझे किस तरीके से करने हैं सो दैट मेरा पढ़ाई में मन भी लगा रहे, बिकॉज अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि जहां आपके आसपास वाले बच्चे दिल भी थोड़ा सा चल मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जिनका पेपर अच्छा हुआ है देखो एडवांस का, उनको कोई टेंशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जो कॉलेज मुझे मिल रहा है, लेट्स से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, कॉलेज अच्छा है, ब्रांच अच्छी नहीं है, फिर वो पूरी लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज करना हो जाता है। अभी आपके पास दिन है, तो जितनी शिद्दत से अभी तक मेहनत करी है, उतनी ही शिद्दत से अगले 24 दिन और मेहनत कर लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तुम मुझे लिटरली थैंक यू बोलोगे कि मैम बढ़िया हो गया, आपने हमें गाइड किया एंड हमने प्रिपेयर किया, क्योंकि तब आपके पास चॉइस होगी, यस आई कैन गो टू बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस, यू विल हैव दैट थिंग। तो इस चीज को अचीव करने के लिए डेफिनेटली मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो ये है बिटसैट का जो हमारा बूस्टर क्रैश कोर्स है 2024, जो ये फर्स्ट था, जो बिटसैट बूस्टर हमारा फर्स्ट था फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, बहुत बच्चों को हेल्प मिली उससे। सो वी आर री लॉन्चिंग द बिटसैट बूस्टर सेकंड अटेम्प्ट। इसकी पूरी डिटेल आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ऐप पर चेक कर सकते हैं, क्या है, कब से स्टार्ट होगा, क्या स्केड्यूल फॉलो होगा, सो कंप्लीट डिटेल इज गिवन देयर ऑल्सो।
सो आई थिंक काफी सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि अगले 24 दिन का मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो बस अब बिना किसी देरी के लग जाओ, मेहनत करो और उतनी मेहनत करो कि जो आप चीज डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।